हम लोग पढ़ रहे थे सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हम आपको बताए थे कौन कौन आता है, एलिमेंट आता है और कंपाउंड आता है दूसरा। एलिमेंट के अंदर क्या क्या आता है, मेटल, नॉन मेटल्स और तीसरा मेटेलॉइड। और कंपाउंड में आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी क्लास 10th में हम पढ़ेंगे। एक रफ कैलकुलेशन आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इसमें भी छोटा सा टॉपिक था पर हम हटा दिए। हटा इसलिए दिए हैं क्योंकि 10th में फिर हमको पढ़ना ही है इसको, और 8 में भी हम पढ़ ही चुके हैं। 8 में जो हम रफ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं वही हमको यहाँ पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। जैसे मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में आप पढ़े हैं। एक रफ डायग्राम हम देख लेते हैं, आप लोग बोलते जाइएगा क्या क्या प्रॉपर्टी मेटल्स में होता है। बोलिए सबसे पहला, याद है ना मेटल्स, बोलिए। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। और नॉन मेटल्स के बारे में क्या पढ़े थे, बोलिए। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। दूसरा क्या पढ़े थे बताइए, हाँ, मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल उसको हम लोग बोलते हैं। मेलेबल का मतलब होता है अगर उसको आप पीटिएगा हथौड़े से तो वो क्या होगा, पतला चादर में बदल जाएगा। जैसे लोहा को आप लोग पीटते हुए देखे हैं, लोहार के पास वो तलवार बनाता है, भाला बनाता है, उसमें क्या करता है, लोहे को जोर जोर से पीटता है। उससे क्या होता है, वो लोहा चिपट जाता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं, अगर उनको आप पीटिएगा, अगर आप नॉन मेटल्स को, आज तुम्ही लोग का क्लास था ना रे, 10th वाला भेज रहा है, हम कंफ्यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि नॉन मेटल्स को अगर आप पीटिएगा तो वो क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कि आप ग्रेफाइट ले लीजिए, पेंसिल का जो नॉक होता है, अगर आप उसको पीटते हैं तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। कहने का मतलब ये मेलेबल नहीं होता है, नॉन मेलेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि मेटल्स जो है वो डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी। डक्टाइल का मतलब होता है कि अगर मेटल्स को खींचिएगा तो वो क्या हो जाएगा, थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में पतले पतले वायर के रूप में किया जाता है। कॉपर का मोटा वायर है, इसको पीट के खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा, पतला पतला लंबा वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये डक्टाइल होता है और ये डक्टाइल नहीं होता। इसको अगर खींचिएगा ये टूट जाता है। पेंसिल को खींच कर देखिए, लंबा नहीं होगा, वो क्या होगा, टूट जाएगा। और भी बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्लास 8 में। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इससे होकर हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। लेकिन नॉन मेटल से होके हीट या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, ये इंसुलेटर होता है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी पढ़े हैं। मेटल में चमक होता है, लस्टर होता है, ये चमकता है जैसे कि सोना, चांदी। इसीलिए इसका हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाकर पहनते हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है उसमें लस्टर नहीं होता है, उसमें लस्टर नहीं होता है, वो चमकता बिल्कुल नहीं है। कुछ है कि ऐसा एक्सेप्शन है जो चमकता है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं।
और फिर नेक्स्ट हम लोग इसके प्रॉपर्टी में देखिए सोनोरिटी। मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, अगर उनको आप पीटिएगा किसी चीज से टकराइएगा उसमें से मधुर प्लीजेंट साउंड निकलता है, जैसे कि घंटी। इसीलिए मंदिर की जितनी घंटियां होती हैं उनको क्या किया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर पीटने से मधुर आवाज निकलेगा तब ना भगवान जी जल्दी सुनेंगे। और नन मेटल्स जो है वो नन सोनोरस होता है, इसको अगर आप पीटिएगा इसमें से मधुर आवाज नहीं निकलता है। देख लीजिए क्या है, लकड़ी है, इसको अगर पीटिएगा तो लकड़ी से कोई मधुर आवाज नहीं निकलेगी। तो ये एक डिफरेंस था छोटा, जो अभी आपको और डिटेल में पढ़ना है, किसमें, जब हम लोग आगे की क्लास में जाएंगे। और मेटलॉइड क्या चीज होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, मेटलॉइड करते हैं। जैसे सिलिकॉन, आप लोग का जो मेमोरी कार्ड होता है, चिप जिसको आप लोग बोलते हैं, ये इसी का बना होता है। इसमें दोनों का गुण होता है, करंट भी नहीं लगता है और करंट फ्लो भी कर जाता है। कैसे, आप देखें आपका जो मेमोरी कार्ड होता है, अगर उसको आप गौर से देखे होंगे, इस तरह का मेमोरी कार्ड होता है ना, इस तरह का आपका मेमोरी कार्ड होता है। अगर आप गौर से देखें, इसमें क्या होता है, जब आप इसको किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आप इसमें कॉपी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। लेकिन जब आप इसको छूते हैं उस समय में तो इसमें करंट नहीं लगता है। तो दोनों बातें हो गई, क्या क्या, पहला तो करंट भी नहीं लगता है और दूसरा, बोलिए, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी हो जाता है। तो सिलिकॉन हो गया, और भी बहुत सारा है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, मेटलॉइड में आता है। इसकी गिनती मेटलॉइड में होती है। तो ये हमको आगे पढ़ना है, इसलिए इसको हम आपको सही से नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा, आपको याद रखना है, इम्प्योर सब्सटेंस पर, मिक्सचर पर, जिसमें हमने आपको बताया कि मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस, दूसरा हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर जो है उसको सॉल्यूशन भी कहते हैं, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर दो तरह के होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सस्पेंशन या कोलाइड बोला जाता है। पिछले व्हाट्सएप क्लास में बहुत लंबी बहस चली है आप लोगों के बीच चौक और पानी के बारे में। चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को जरा क्लियर करते हैं। चौक के साथ जो वाटर का सॉल्यूशन है वो एक वास्तव में एक सॉल्यूशन है या कोई और चीज है। देखिए ज्यादा कुछ भी सोचना नहीं है, हम आपको पहले ही बोल दिए कि सॉल्यूशन का मतलब है हर जगह का पोजीशन सेम होगा, वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तभी सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा। अगर आप गौर से इस एक्सपेरिमेंट को किए होंगे चौक के साथ पानी को, तो आप जब पानी में चॉक पाउडर डालते हैं, पानी में क्या डालते हैं, चॉक पाउडर डालते हैं, अब आप उसको स्टायर कीजिए, ठीक है, अब आप उसको क्या कीजिए, एक स्टिक लेकर स्टायर कीजिए। तो जब मिलाइएगा ना तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि आप जब तक उसको स्टायर करते रहिएगा तब तक तो वो मिला हुआ रहेगा। जैसे ही आप उसको स्टायर करना छोड़ दीजिएगा, आप देखिएगा कि धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये चॉक पाउडर जो है ये धीरे धीरे कहाँ हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ, और अगर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन तो पक्का नहीं है। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। चीनी अगर आप डालते हैं पानी में और उसको स्टायर करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। आप उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट छोड़ दीजिए, पानी से चीनी कभी अलग नहीं होगा जब तक कि आप गर्म नहीं कीजिए। लेकिन चॉक के साथ क्या होगा, ऐसा होगा। चॉक का पाउडर अगर आप मिलाइएगा, जब तक मिलाते रहिएगा तब तक तो वो क्या रहेगा, उसमें घुला हुआ रहेगा। जैसे ही मिलाना छोड़ दीजिएगा वो नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब है वो वास्तव में डिसॉल्व हुआ नहीं है, वो डिसॉल्व होता ही नहीं है।
बस जब तक आप उसको घुमा रहे हैं तो वो मोशन कर रहा है। मोशन जैसे ही बंद होगा तो वाटर बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है बाबू, चले जाओ नीचे, नीचे बैठ जाता है। ऐसा मिट्टी के साथ भी होता है। मिट्टी और पानी, इसके मिक्सचर को हम लोग कीचड़ बोलते हैं। अगर आप होली खेले होंगे तो आप याद कीजिए, उसमें क्या होता है, कितना भी आप मिट्टी को मिलाने का कोशिश करते हैं वो उसमें मिलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है। इसीलिए पानी आप फेंक देते हैं शरीर पर और मिट्टी बच जाता है, उसको बाद में निकाल के मुंह नाक कान में लगा देते हैं। दैट इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, वो कंप्लीटली मिक्स होगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। याद रखिएगा, उस दिन हम आपको बताएंगे कि सॉल्यूशन में दो पार्ट होता है, एक को कहते हैं सॉल्यूट जो घुलता है, दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है ये जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। और सॉल्यूट जो है ये सॉलिड भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। जैसे देखिएगा, मान लीजिए चीनी और पानी है, शुगर एंड वाटर, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें सॉल्यूट क्या है, शुगर है जो कि एक सॉलिड है, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, और दूसरा हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर। आप जो शराब पीते हैं वो शराब क्या है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है वाइन। वाइन पिए हैं, आपको मालूम होगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले बढ़िया वाला डिजाइनदार ग्लास में पानी थोड़ा सा डालते हैं और फिर क्या करते हैं, बोतल लिए डिजाइनदार बोतल लिए और इसमें से क्या करते हैं, वाइन जो है वो इसमें डिसॉल्व करते हैं और स्टायर कर देते हैं, ऐसे ऐसे ग्लास को पकड़। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल भी लिक्विड है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्यूट में लिक्विड और सॉलिड दोनों हो सकता है। सॉल्वेंट में क्या होगा, जनरली लिक्विड ही होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस ऑफ एलॉय। ठीक है, एलॉय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एलॉय के बारे में, एलॉय क्या है, एलॉय का मतलब होता है दो या दो से अधिक मेटल्स या एलिमेंट का मिक्सचर। कभी कभी क्या किया जाता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कुछ और एलिमेंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। उसी मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, एलॉय करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके डेली लाइफ का है वो है ब्रॉन्ज। आप ब्रॉन्ज के बारे में सुने होंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। ये ब्रॉन्ज जो है ये क्या होता है, कांसा। इसका बर्तन आपके पूजा घर में मिलेगा। पुराने जमाने में लोगों को शादी में दहेज में कांसा का बर्तन दिया जाता था। आजकल तो आप लोग का प्लास्टिक और अच्छा उसका ग्लास का किचन सेट वगैरह डाइनिंग सेट चलता है। पहले क्या किया जाता था, इसी कांसा का बर्तन लोगों को दिया जाता था, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये ब्रॉन्ज जो होता है ये एक एलॉय है। इसमें क्या किया जाता है, याद रखिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझिएगा, आयरन और कॉपर, ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक, इसको मिलाकर क्या किया जाता है, एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है एंड दैट मटेरियल इज नोन एज एलॉय। एलॉय में क्या रहता है, कंपोजिशन, इसको हम लोग मिक्सचर ही कहेंगे, ये एक मिक्सचर ही है। देखने में आपको मिक्सचर नहीं लगेगा, आप जब कांसे के बर्तन को देखिएगा आप कहिएगा भैया तो सब जगह से देखने में एक जैसा लग रहा है, इसका बनावट कंपोजिशन तो सेम है, तो ये मिक्सचर कैसे हो गया, पर वो मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं इनका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, परसेंटेज वेरी करता है, पहली बात। और दूसरी बात, इनका प्रॉपर्टी भी जो है वो प्योर सब्सटेंस के जैसा नहीं होता है,
प्योर सब्सटेंस में हमने आपको बताया है उसका हर एक प्रॉपर्टी सेम होता है हर जगह पर, लेकिन कांसा में ऐसा नहीं होगा। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर, ये भी क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। सोल्डर, ये भी क्या है, एक एलॉय है। ये सारे बहुत सारे एलॉयज हैं जो क्या होते हैं, किसी न किसी का मिक्सचर होता है। ब्रास, ये भी क्या है, एक एलॉय है जो किसी न किसी बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। स्टील आप लोग सुने हैं अपनी डेली लाइफ में, स्टील का बर्तन सुने होंगे, स्टेनलेस स्टील सुने होंगे, ठीक है। स्टील, स्टेनलेस स्टील, ये सब क्या है, एलिमेंट का मिक्सचर है। लोहा के साथ कार्बन को मिलाया जाता है ताकि क्या हो जाए, उसकी क्षमता, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, हीट को साथ लेने की क्षमता बढ़ जाए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। और इसी में जब कुछ मात्रा में जिंक भी मिला दिया जाता है तो लोहा में जंग लगने की समस्या होती है। आप जानते हैं लोहा में जंग लगता है, लेकिन यही जो स्टील बन जाता है नया, इसके मिक्सचर से आप जानते हैं स्टील में जंग नहीं लगता है, इसीलिए इसको स्टेनलेस बोला है, इसमें जंग न होगी। स्टेनलेस स्टील, दैट इज आल्सो एन एलॉय। तो आपको एलॉय समझ में आ गया। एलॉय जो है वो एक से अधिक एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है जो किसी न किसी रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक छोटा क्वेश्चन है, सर जब सॉल्यूशन में भी कंपोजिशन फिक्स है तो उसको हम लोग कंपाउंड क्यों नहीं करते। हम उसका कारण आपको कल भी बता चुके हैं कि सबसे पहली बात कि दोनों में एक अंतर होता है कि सेम है नहीं है, फिक्स तो है और सेम नहीं है। और दूसरा एक और अंतर केमिकल प्रॉपर्टी से भी होता है कि सॉल्यूशन को आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जाता है, उसको केमिकल मेथड से ही अलग किया जाता है। जैसे आप वाटर ले लीजिए और दूसरे जगह पर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले लीजिए, इसको अगर आप फिजिकल मेथड से जैसे कि हीट कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन वाटर को अलग करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका केमिकल रिएक्शन करवाना होगा किसी न किसी से, या तब ये इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपको करवाना पड़ेगा, केमिकल मेथड का यूज करना होगा, और तभी जाकर वाटर क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग कंपाउंड को अलग करते हैं और सॉल्यूशन को अलग करते हैं। चलिए नेक्स्ट आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। कंपेयर में पढ़ना है तभी आपको अंतर बढ़िया से समझ में आएगा। सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, ध्यान से देखिए, अब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्यों चॉक मॉडल को क्या बोला है। देखिए इन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, सब मिक्सचर ही है, ठीक है। पर होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस ये क्यों होता है, आज आप इसको समझिए। देखिए आप जानते हैं कि मिक्सिंग कब होगा, किसी एक सब्सटेंस में अगर हम दूसरे सब्सटेंस को मिलाना चाह रहे हैं तो ये मिक्स कब करेगा, बताइए। वास्तव में डिसॉल्व जो होता है, डिसॉल्व का मतलब होता क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि क्यों चीनी पानी में घुल जाता है, हमको नहीं दिखता है, ऐसा क्या हो जाता है कि चीनी हमको नजर ही नहीं आता है। तो होता क्या है समझिए, आप जानते हैं कि जो लिक्विड होता है या गैस होता है उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसको हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े। तो होता क्या है, जब आप चीनी को लाते हैं, ठीक है, तो चीनी जो पार्टिकल है इसका साइज छोटा होता है, इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है ये छोटा मॉलिक्यूल होता है, इसलिए ये छोटा मॉलिक्यूल क्या होता है, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस बचा इसी जगह में जाकर छिप जाता है, इस जगह में जाकर ये क्या कर जाता है, छिप जाता है।
और इस वजह से हम लोग बोलते हैं चीनी क्या हो गया, पानी में डिजोल्व हो गया, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा है, आपको दिखेगा नहीं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जैसे ये दोनों वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ टच किए, इस जगह गैप बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो गैप बन रहा है इस जगह पर, इसी गैप में क्या हो जाता है, देखा। तो ये चीनी का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ये मान लीजिए मेरा हेडफोन का ये चीनी का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जाकर देखिए इस तरह से ये फंस जाता है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जमा हो जाता है और आपको दिखता नहीं है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं कि वाटर जो है, सॉरी सुअर जो है वो वाटर में डिसॉल्व। और इन दोनों केस में क्या होता है, जो पार्टिकल है ना उसका साइज बड़ा हो जाता है, ये जो पार्टिकल है इसका साइज बड़ा हो जाता है, जैसे मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, इसका साइज बड़ा हो जाता है। और उस बड़ा साइज होने की वजह से क्या होता है, ये जो स्पेस है वाटर के बीच में, जब ये यहाँ आता है तो इसमें भीतर में रह नहीं पाता, ये फंस जाता है। और आप जानते हैं जब तक इसको कंप्लीट स्पेस नहीं मिलेगा ये इसके भीतर जाएगा नहीं, ठीक है। ये फंस जाता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इससे अलग हो जाता है, ये इससे अलग, या तो नीचे जमा हो जाएगा या ऊपर जमा हो जाएगा, इस तरह से यही फॉर्मेशन होता है सस्पेंशन और कोलाइड में। तो हम लोग चलिए देखते हैं तीनों के प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और उसी के आधार पर हम चेक करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन है, कौन सा सस्पेंशन है और कौन सा कोलाइड है। हाँ तुमको हमको लगता है ना, I am not talking about sand, I am talking about the molecule of sand। चीनी का बड़ा ढेला ले लेके उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको उसके मोलिक्यूल की बात करनी है, एक मोलिक्यूल। बात समझ में आया, इतना बड़ा दिखता है चीनी का ढेला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर जो एक मोलिक्यूल होगा वो कितना छोटा होगा आप जानते हैं ना। कोई भी अमाउंट अगर आप किसी सब्सटेंस का लीजिएगा तो उसके अंदर उसका बहुत सारा मोलिक्यूल्स हो सकता है ना, बहुत सारा मोलिक्यूल्स हो सकता है उसके भीतर। तो आपको दिखता होगा ये चीनी तो इतना बड़ा है, पानी में कैसे जाएगा, ये चीनी नहीं जाता है, ये चीनी का छोटा छोटा मोलिक्यूल्स जाता है उस पानी के स्पेस में। समझ में आ गया, हाँ ध्यान में रखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शुगर, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स मोलिक्यूल। हम बार बार कह रहे हैं कि पार्टिकल का स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, और पार्टिकल में और मैटर में अंतर होता है, आप जानते हैं। मैटर हो गया ये बड़ा वाला और पार्टिकल हो गया इसके भीतर जो छोटा छोटा एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो एटम का साइज आपको या मॉलिक्यूल्स का साइज आपको देखना है, ठीक है। बालू जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन, इसका वेट निकाल लो अंदाज लग जाएगा, और इसका वेट निकाल लो अंदाज लग जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, दोनों वेरी करता है, इसके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं और बालू के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में कैलकुलेशन करेंगे ना, तब देखेंगे सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। या आपको लगता है सेकंड टर्म में होगा, मेरे ख्याल से एटम से मॉलिक्यूल सेकंड टर्म में होगा, हाँ सेकंड टर्म में इसको पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या क्या अंतर है और क्यों इसको अलग करते हैं। सबसे पहला समझिए, पहले हम लोग समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहला अंतर क्या है इनके बीच में, कैरेक्टर में क्या अंतर है, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस कहने का मतलब है कि एक ही फेज इसमें होता है, और ये दोनों क्या होता है, हेटेरोजीनियस, ठीक है। ये दोनों हेटेरोजीनियस होता है, इसका कंपोजिशन सेम होता है और इन दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखिए दोनों में क्या अंतर है, पार्टिकल की अब हम बात करते हैं,
ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देखिए हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, लेकिन बाकी दोनों के लिए भी तो कोई ना कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा ना, यहाँ भी तो मिक्सिंग हो रहा है ना, तो इसमें हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉल्यूट या सॉल्वेंट डिफाइन तभी होता है जब हम लोग डिजोल्व की बात करते हैं। हम आपको बताए थे सॉल्यूटिफिकेशन डिजोल्व, लेकिन ये दोनों तो डिजोल्व भी नहीं करता है, इसीलिए इसके लिए अलग वर्ड यूज किया जाता है। उसको हम लोग कहते हैं, एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, जो चीज डिस्पर्स होता है, फैलता है, मतलब सॉल्यूट के तरह ही है लेकिन सॉल्यूट नहीं है। दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम, ध्यान से समझिए, ये भी सॉल्यूट सॉल्वेंट ही है, लेकिन किसके लिए? सस्पेंशन और कोलाइड के लिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्यूट होने के लिए कंप्लीटली डिसॉल्व होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सॉल्यूट या सॉल्वेंट वर्ड तभी आएगा जब कंप्लीटली डिसॉल्व होगा कोई चीज। लेकिन आप जानते हैं मिट्टी कभी भी पानी में पूरी तरह से मिलता नहीं है, बस उसमें फैल जाता है। तो जो चीज फैलता है उसको कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, फैलने वाला सामान, और जिसमें फैलता है उसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम, फैलने वाला मीडियम। तो हम लोग इसी के आधार पर बात करते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे? सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम ही लिखेंगे, क्योंकि इसका यूज हम सॉल्यूशन पे कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के सॉल्यूट वर्ड और सॉल्वेंट वर्ड का यूज इन दोनों में नहीं कर सकते। जैसे आप रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़े, ऑल साइड्स इक्वल स्क्वायर में बोल सकते हैं, पर उसका यूज आप रेक्टेंगल में नहीं कर सकते। लेकिन ऑल एंगल्स आर इक्वल आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल में भी। तो हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला हो गया होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा अंतर देखिए, कहता है सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है इसमें सॉल्यूशन में, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नोट है, सब दिया जाएगा एकदम, बस आप समझिए ध्यान से। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत छोटा, बहुत छोटा मतलब कितना? तो हम लोग बोलते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 पे पावर -9, इससे भी छोटा होता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है पार्टिकल का, जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसीलिए ये वाटर के स्पेस के बीच में जाकर छिप जाता है। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल का जो साइज होता है वो कितना होता है? कहता ये बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, और इसका जो साइज होता है इन दोनों के बीच में होता है। कहने का मतलब 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में, याद रहेगा? तो एक काम करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं बीच में, ठीक है, तब आपको याद रहेगा। सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, अब आपको ध्यान में रहेगा। कोलाइड और इधर लिख देते हैं सस्पेंशन, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले? सबसे पहली बात, इसका साइज 1 नैनोमीटर से कम, इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, और इसका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ये हेट्रोजीनियस, ये भी है। अंतर देखते जाइएगा तब आपको समझ में। नेक्स्ट है, हम लोग विजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या हम इसके पार्टिकल को देख सकते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं देख सकते। विजिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए सॉल्यूशन में हम लोग पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। इनविजिबल, नॉट विजिबल लिखिए, इनविजिबल तो मिस्टर इंडिया हो जाएगा। नॉट विजिबल, इसको देख नहीं सकते, ठीक है। और
तो सस्पेंशन का पार्टिकल ये विजिबल होता है, ये इतना बड़ा होता है हमको आसानी से पानी के बीच में भी दिख जाता है। अगर आप बालू को मिलाए होंगे पानी में तो मिलाते समय भी बालू आपको दिखता है। और अगर हम लोग कोलाइड की बात करें इसको क्या कहा जा सकता है, इसको भी नहीं देखा जा सकता है, नॉट विजिबल होता है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आपको नहीं दिखेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी आपको नहीं दिखेगा, ये दोनों नहीं दिखता है, ये भी थोड़ा छोटा ही होता है लेकिन ये दिख जाता है। ये क्या हुआ, जैसे कि मिल्क में आप उसके पार्टिकल को नहीं देख पाते, लेकिन मिल्क में एग्जैक्टली सॉल्यूशन भी नहीं होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर फिल्टर पेपर से होके पास कीजिएगा, फिल्टर पेपर का एक्सपेरिमेंट, ये फिल्टर पेपर से कंप्लीटली पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज छोटा होता है और फिल्टर पेपर में जो छेद रहता है उसमें से ये वाटर के साथ डिजोल्व हुआ है, इसीलिए साथ साथ निकल जाता है। लेकिन ये फिल्टर पेपर का एक्सपेरिमेंट शो नहीं करता है। दूध को अगर आप फिल्टर पेपर से फ्लो कीजिएगा तो छाली पकड़ा जाएगा, दूध का पानी बेचारा निकल जाता है, पीछे पीछे जो छाली आ रहा होता है वो पकड़ा जाता है, ठीक है। आप लोग छन्नी में किए हैं, बताने की जरूरत नहीं है, दूध वाला जो दूध देता है तो उसको लगा देते हैं। नेक्स्ट, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, कितना भी देर छोड़ दीजिए इसका पार्टिकल अलग नहीं होगा, इसको भी हम लोग स्टेबल बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जैसे ही छोड़िएगा फिर से बालू नीचे बैठ जाएगा। और एक और एक्सपेरिमेंट है, क्या चीज का एक्सपेरिमेंट, उसको हम लोग कर रहे हैं, लाइट का पास करना है, किसी सॉल्यूशन से होकर बीम ऑफ लाइट को पास करना है, ठीक है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन ले लिए, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लिए और एक टॉर्च लेकर हम यहां से क्या कर रहे हैं, टॉर्च को जला रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो जब जलाइएगा ना आप क्या देखिएगा कि ये लाइट जो है वो इसमें सीधा पास हो जाता है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगा, इसमें आपको लाइट फैलेगा नहीं, इस वाटर में आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि भीतर में रोशनी आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल छोटा होता है और लाइट जब इससे टकराता है तो दूर नहीं जाता है। आप जानते हैं छोटे चीज से टकराने से कुछ ज्यादा हानि नहीं होता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी वगैरह में, ठीक है। तो ये लाइट का जो रे है ये इस छोटे पार्टिकल के ऊपर से गुजर जाता है, इसीलिए ये स्ट्रेट चला जाता है। हम क्या बोलेंगे, ये जो स्केटर ऑफ लाइट है ये नहीं करता है, लाइट का स्कैटरिंग सॉल्यूशन नहीं करता है, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइड करता है। इसको टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, इसका क्या नाम है, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट अगर किसी मीडियम से जाने पर क्या करे, फैल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि आप लोग अगर घने जंगलों में गए होंगे तो आप देखते हैं अगर गौर से तो आपको क्या दिखता है जंगल में कि रोशनी जो है पैर की टहनियों से टकराकर और पूरा फैल जाती है। जैसे ठंडी के मौसम में आप खिड़की से भी ये घटना को ऑब्जर्व किए होंगे, धूल का कण आपको रूम के भीतर चलता हुआ दिखता है लाइट में, दैट इज टिंडल इफेक्ट। जब कांच से टकराती है लाइट तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है पूरा किसी छेद से होकर जब चलती है। लेकिन अगर किसी कोलाइड में या किसी सस्पेंशन में आप टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कीजिएगा, वो होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए कीचड़ और मिट्टी और पानी का सॉल्यूशन ले लिए, कीचड़, और कीचड़ में जब आप टॉर्च जलाते हैं जैसे ही ये लाइट का पार्टिकल इसमें जाता है, मिट्टी का साइज बड़ा होता है, इससे ये टकराकर फैल जाता है, ये वाला भी टकराकर फैल जाता है, पूरे सॉल्यूशन में फैल जाता है लाइट, और कीचड़ में आपको लाइट दिखता है, इधर आपको लाइट आएगा ही नहीं क्योंकि ये सीधी गई नहीं, ये क्या हो गई, इसी सॉल्यूशन में
फैल गई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी हुआ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड के बीच में। इसी को आपको ध्यान में रखना है, बस समझ में आ जाएगा कौन सा सब्सटेंस सॉल्यूशन है, कौन सा सब्सटेंस सबसे बड़ा कौन हो गया, बस ये ध्यान में रखना। जिसका पार्टिकल दिख जाए आपको सॉल्यूशन में वो सस्पेंशन है, जिसका नहीं दिखे तो या तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व होगा या पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगा। कंप्लीटली डिसॉल्व है तो सॉल्यूशन, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है तो क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप रिवीजन कीजिए।